जावेद अनवर की किताब जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु का विमोचन फ्रेजर रोड पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर सांस्कृतिक परिसर में चल रहे किताब उत्सव समारोह में हुआ। लेखक जावेद अनवर ने अपनी पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 4 साल की कड़ी मेहनत से हम और हमारी पत्नी प्रोफेसर डॉक्टर रफ शकील अंसारी ने मिलकर लिखा है। लेखक का दावा है कि हमने किताब में भाषा और जाति और संप्रदाय के आधार पर मुहावरे और कहावतों की विवेचना की है। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जाति और सांप्रदायिक कहावतें और मुहावरे आर्य परिवारों की भाषा में मिलती है। आर्यों का जैसे जैसे विस्तार हुआ, इन कहावतों और मुहावरों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता गया। उन्होंने इस वायरस को खत्म करने के सुझाव भी दिए। मेरे लिए पिता तुल्य है। अब उनके सामने बोलना ठीक उसी तरह है जिस तरह आपके घर में आपके पिता के जी के दोस्त आए और ये बोले कि आप ककहारा सुनाइए या ABCD या 1 2 3 सुनाइए, तो उस समय बच्चे की जो भावना होती है दिल में, वही मेरे सामने है। मेरे लिए बहुत गर्व की भी बात है और बहुत चैलेंजिंग जॉब भी है कि इनके सामने मैं कुछ बोलूं। साथियों, ये अभी हम जो इस किताब के उद्घाटन के सिलसिले में आए हैं, विमोचन के सिलसिले में, वो किताब सिर्फ मेरी रचना नहीं है, वो मेरी पत्नी डॉक्टर प्रोफेसर रफ शकील अंसारी जी के साथ हम लोगों ने इसके रचना किया है। वो नहीं आ पाई स्वास्थ्य कारणों से चलते और कुछ बिजी छुट्टी ना मिलने के कारण भी। साथियों, ये किताब लिखने के जो मेरा विचार था वो बहुत पुराना है। 1996-97 में जब मेरे पिताजी को के बिरला फाउंडेशन फेलोशिप मिला था, तो एक उन्होंने लेख लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल पेज पे। उस लेख का शीर्षक था झीनी झीनी बीनी जात की चदरिया। उस लेख में जो पसमानदा मुस्लिम समाज में भी जो पिछड़े दलित हैं, उसको इंगित करते हुए उस पर व्यंग करते हुए जो मुहावरे कहावत थे, उसको आधार बना के वो लेख लिखा गया था। मैंने उस लेख को पढ़ा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। फिर मैंने उस जिस आधार पर वो लेख लिखा गया था, उन किताबों को पढ़ा। खुशकिस्मती से वो किताबें मेरे पास थी क्योंकि पापा उस स्टडी कर रहे थे। तो मैंने देखा कि अरे बाप रे, इसमें तो सिर्फ इस देश में जितनी भी जातियां हैं उन सभी जातियों से संबंधित कहावतें हैं। तो मैं उसी वक्त मेरे दिमाग में था कि मैं लिखूंगा इसको। जब कोरोना का पीरियड आया, सब चीज़ लॉकडाउन हो गया, तो मैंने तय किया कि यही एक सही समय है जब हम लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में यह था कि क्यों ना हम पूरे देश की सभी भाषाओं में और जितनी भी जाति संबंधित कहावतें, मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, उसका एक संग्रह करके अध्ययन किया जाए। मेरे लिए बहुत अच्छा समय था और हमने 4 साल मेहनत किया। उसके लिए हमने देश की महत्वपूर्ण भाषाओं की लिपियाँ पढ़ना सीखा, उस किताब को पढ़ा और पढ़ के उस लिपि को लिखना भी सीखा, टाइप करना कंप्यूटर में। मेरे लिए सबसे कठिन काम वो था। मेरे करीब 1 से 1.5 साल सारी लिपियों को पढ़ने और उसको लिखने टाइप करने का भी काम करने में समय लगा। मेरे लिए ये बहुत मेहनत का काम था, लेकिन मैं बहुत हद तक सफल अपने आप को पाता हूँ। कुछ गलतियाँ रह सकती है, वो मेरे भाषा की समझ, वो मेरी भाषा की सीमा से परे नहीं जा सकता हूँ, तो गलतियाँ रह सकती है। साथियों, अब मैं आता हूँ उस विषय पे। मेरे पुस्तक की जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु ये है कि मैंने मुहावरों को और जो लोकोक्तियों हैं उसको भाषा के आधार पर विवेचना किया है कि भाषा, देखिए हमारे देश में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, मुख्यतः भारत में 3 या 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। एक तो आर्यन भाषाएं हैं, इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा है। दूसरी है द्रविड़ भाषाएं,
और तीसरी है जिसको मैं मुंडा परिवार की भाषा कहता हूँ। बेसिकली वो अंतर्राष्ट्रीय सब उसको आष्टिक भाषा परिवार की भाषा कह सकते हैं, लेकिन मैं उसको भारतीय टर्म में उसको मुंडा परिवार की भाषा या मध्य भारत की आदिवासियों की भाषा कहता हूँ। और एक भाषा है जो तिब्बत चाइनीज परिवार की भाषा है, बर्मी परिवार की भाषा है, वो भाषा है। और बस ये मुख्य भाषाएं हैं। और ऐसे तो हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन मुख्य 4 परिवारों में उसको हम बांट सकते हैं। तो मैंने जब अध्ययन के सिलसिले में ये पाया कि जो भारत में जो मुंडा परिवार की भाषाएं हैं, जैसे मुंडारी हो गया, हो गया, इन भाषाओं में जाति संबंधित और धर्म संबंधित जो व्यंग है, कटाक्ष है, वो ना के बराबर है, एकदम ना के बराबर है। एक तो है जैसे कि मुंडारी में आपको लोहार से संबंधित कहावतें मिल जाएंगी, हो में भी मिल जाएंगी। लोहार से इसलिए मिल जाती है कि लोहार जो है वो प्राचीन पेशा था, और जब सभ्यता डेवलप कर रही थी उसी समय से लोहार एक बहुत ही कहिए कि सम्मानित पेशा था। लोग इससे डरते भी थे, जादू टोना से संबंधित माने जाते थे तो डरते भी थे, तो इसलिए लोहार से संबंधित है। लेकिन और किसी भी जातियों को विशेष जाति और संप्रदाय से संबंधित कहावतें आपको इन मुंडा परिवार में नहीं मिलेंगी। अब आते हैं हम बर्मी परिवार में, जिसे जो हमारे नागा के भाषा है, खासकर नागालैंड इस सब में बोली जाती है, उसमें भी नगण्य है, एकदम नगण्य है। तो जाति और मुहावरों का जो संग्रह है वो मुझे मिला किसमें, तो बेसिकली आर्य परिवार की भाषाओं में। जैसे आपको मराठी हो गया, गुजराती हो गया, हरियाणवी हो गया, बिहारी हो गया, राजस्थानी हो गया, हिंदुस्तानी हो गया। हिंदुस्तानी जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम उर्दू, अरबी, फारसी, इन भाषाओं से मिली हुई जो इंडिजिनस भाषाएं हैं उसको हम हिंदुस्तानी कह सकते हैं। तो उसमें है, भरमार है, ऐसी कहावतें हैं कि वो हम आम भाषा में सभ्य समाज में उच्चारण भी नहीं कर सकते, ऐसी भाषा है, लेकिन भरमार है उसमें। अभी तक मेरा यह मानना था कि जो द्रविड़ भाषाएं हैं वो आर्य और द्रविड़ की जो फिलॉसफी है या जो सिद्धांत है, तो मेरा यह मानना था कि द्रविड़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि मनुवाद के खिलाफ उनके यहाँ लड़ाई रही है, तो द्रविड़ में कम होगा। लेकिन जब हम अध्ययन करने लगे तो किसी भी हालत में आर्य भाषा से कम मुहावरे और लोकोक्तियाँ द्रविड़ भाषाओं में नहीं है। द्रविड़ भाषाओं में भी वही व्यंग है, वही है, लेकिन उसके साथ एक चीज हमें देखने को मिला कि द्रविड़ भाषाओं में जाति और सांप्रदायिकता के खिलाफ भी बातें मुहावरों लोकोक्तियों में है जो उसका निषेध करती हैं। इसका मतलब कि द्रविड़ समाज में, द्रविड़ भाषा परिवार में एक क्लैश चला है, इसके खिलाफ जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ एक वैचारिक स्तर पे एक द्वंद्व रहा है, वो साफ दिखता है। लेकिन जो हम आर्य भाषा परिवार में है वो एकदम नहीं दिखता है, एकदम साफ है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को गाली दिया गया। ठीक उसी तरह कि एक आदमी दूसरे आदमी पे पत्थर फेंक रहा है, वो उस पे पत्थर फेंक रहा है, मतलब कोई बचा नहीं है। अभी तक माना जाता था कि अब जैसे अपर कास्ट है, सो कॉल्ड अपर कास्ट है, तो अपने आप को उच्च है, तो वो इस मुहावरे की रचना किया है दलितों और पिछड़ों के खिलाफ। लेकिन जब आप आर्य भाषा परिवार की इन प्राचीन साहित्य को अब अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि ब्राह्मणों के खिलाफ भी उतना ही मुहावरे लोकोक्तियाँ मिलेंगी जितनी गैर ब्राह्मणों के खिलाफ। कोई बचा नहीं है, एकदम बचा नहीं है। और ये जहर और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे भारत में आर्यों का प्रसार हुआ उसी तरह, उसी रास्ते पे, उसी तरह इन मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रभाव बढ़ते रहा। अभी वर्तमान समय में जो आसाम तक से लेके आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये पूरे प्रभाव में है। सिर्फ आपको नॉर्थ ईस्ट के कुछ जो जहाँ तिब्बतियन भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है वहाँ बचा हुआ है, और कुछ निकोबार की भाषाओं की लिपि है नहीं, उसके सभ्यता के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में हमारे संबंध उतने अच्छे, उतने ज्ञानपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं बात कर सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 90% भारत में ये जहर फैल चुका है।
और इस एक महत्वपूर्ण बात और है, जब हम लोग देख रहे थे कि क्या ये विद्वेष, ये घृणा सिर्फ जातियों तक सीमित है, तो नहीं, ये विद्वेष और घृणा जाति और के साथ साथ सांप्रदायिक स्वरूप भी है उसका। आपको जब हमने गुजराती भाषा परिवार के गुजराती भाषा का अध्ययन किया तो ये पाया कि सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक मुहावरे और लोकोक्ति और कहावतें गुजराती भाषा में है। गुजराती भाषा में सबसे ज़्यादा खासकर मुसलमानों को टारगेट करते हुए लोकोक्ति और कहावतें भरी पड़ी हैं। तो जब हम कहते हैं कि गुजराती समाज का सांप्रदायिकरण हुआ है, तो ये कोई तत्काल और बहुत आज की बात नहीं है। ये साहित्य में जब गुजराती भाषा का रचना हो रहा था उसी वक्त से ये पैठ बना गया है। तो मेरा यह मानना है कि इससे हम मुकाबला क्यों, अच्छा, भारत समाज में सांप्रदायिकता और जाति का जो घृणा विद्वेष इतना फैला है, इसका हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति भाषा तो खत्म नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति को अगर कितना भी ताकत लगा ले तो भाषा को 1 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल में भी खत्म नहीं किया जा सकता। भाषा एक तो स्वतः निर्मित होती है और स्वतः पतन की और ये खत्म होती है। कोई व्यक्ति बाहरी फोर्स लगा के उसको खत्म नहीं कर सकता है। तो ये जाति जाएगी कैसे, ये सवाल बनता है। क्या तो हम हाथ खड़ी करते हैं कि जाति नहीं जाएगी, सांप्रदायिकता नहीं जाएगी और जो विद्वेष और घृणा इस देश में फैला हुआ है वो कंटिन्यू करते रहे? नहीं, हम खत्म कर सकते हैं इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, ये जातिवाद और मेरे जो अध्ययन से मुझे जहां तक लगता है कि धर्म, भाषा, साहित्य और राजनीति का जो गठजोड़ है उसने सांप्रदायिकता और जाति के विद्वेष को बढ़ाने में और घनीभूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सिर्फ राजनीति का मतलब लोकतांत्रिक चुनावी राजनीति ही नहीं है। इस देश के जब मौर्यों के बाद जब यवन आए, कुषाण आए, ये जितनी भी बाहर की जातियां आई, सब आई तो ये जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ाने में सबका योगदान है। क्यों? क्योंकि सबने धर्म को, राजनीति को और भाषा साहित्य को इसको शोषण करने में लगाया। तो जब तक हम इस गठजोड़ को तोड़ेंगे नहीं, तब तक इस देश से जाति और सांप्रदायिकता खत्म नहीं होगा। इस गठजोड़ को तोड़ना होगा। कैसे टूटेगा ये मेरे बस, हम ये किताब में नहीं लिख सकते, यह किताब का मेरा विषय भी नहीं था। हमने सिर्फ बता दिया ये कि देखिए ये बीमारी, ये विषाणु बहुत गहरी पैठ बना लिया है। इसको खत्म करना सिर्फ माने कोई लेख लिख कर ये संभव नहीं है, ये किताबें लिख के ये संभव नहीं है। इसके लिए बहुत प्रयास करना होगा, बहुत गंभीर प्रयास करना होगा। मैं कुछ बातें और 1-2 बातें बोल के अब ख़त्म करूंगा। मैं चाहूँगा सब वक्तागण बोले और मैं सुनूं, क्योंकि मैं अगले जो कुछ किताबों पे काम कर रहा हूं तो मैं उससे कुछ विषय वस्तु लूँ इन लोग से। क्योंकि मैं ये समझिए कि हमारे सामने बड़े बड़े वृक्ष हैं, मैं तो अभी गमले में हूँ, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। एक चीज़ मैं बोलूँगा, देखिए सांप्रदायिकता या जाति जो है वो उसको एक समस्या है कि हम इसको बहुत मतलब जब हम इसके खिलाफ कुछ बात बोलते हैं तो बहुत हम लोग कैजुअल अप्रोच में बोलते हैं। जैसे हम बाहर यहाँ जिस सभागार में जितने लोग हैं ऑलमोस्ट कोई नहीं कहेगा कि सांप्रदायिकता सही है, जातिवाद सही है। तो फिर ये बढ़ कैसे रहा है? ये बढ़ इसीलिए रहा है कि हम इसके खिलाफ बहुत जीरो टॉलरेंस नहीं अपना रहे हैं। जीरो टॉलरेंस क्यों? क्योंकि यहाँ तो हम विरोध करते हैं, लेकिन हम अपने डाइनिंग रूम में, ड्राइंग रूम में हमारे परिवार के लोग ही सांप्रदायिक और जातिवादी बात करेंगे तो हम उसको इस कान से सुन के उस कान से निकाल देंगे और इसको बहुत कैजुअल लेंगे। अगर हम वहीं उसी वक्त, चाहे वो हमारे परिवार का सदस्य ही हो या कोई मेहमान ही हो, हम उनको उनके विचार पे टोकेंगे तो अगली बार वो बोलने में भी डरेंगे। सिर्फ हम इस आधार पे उनको नहीं छोड़ सकते हैं कि वो मेरे परिवार के हैं या जानने वाले हैं, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। क्योंकि ये लड़ाई, देखिए हम भारत
इस देश को अगर थर्ड वर्ल्ड ही रहने देना चाहते हैं तो इस बीमारी के साथ जीना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे समाज में जिए, एक ऐसे वैज्ञानिक समाज में जिए, तो हमको इस बीमारी से दूर जाना ही पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे हमें कुछ कठोर होना पड़े। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत इस फेर में नहीं पड़ता हूँ, मैं निष्पक्ष रहता हूँ। तो मेरा यह मानना है कि न्याय के पक्ष में खड़ा होना ही निष्पक्षता है। कोई अगर कहता है कि जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ मैं उजला झंडा तटस्थ लेके, सफ़ेद झंडा लेके अपने शयन कक्ष या स्वागत कक्ष में बैठ जाऊं, तो याद कर लीजिए, सफ़ेद झंडा आत्मसमर्पण होता है। लड़ाई क्रांति के झंडे का कलर सुर्ख होता है, चटक होता है। तो लड़ना होगा। हो सकता है इस लड़ाई में कुछ नुकसान भी हो, लेकिन आने वाला भविष्य, आपके बच्चे, हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। ये देश थर्ड वर्ल्ड से निकलेगा, आधुनिक वर्ल्ड बन सकता है। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा।